Hello guys, welcome to Suksama's. I am Tamanna Mehta, Suksama's सेल्फ लर्निंग कोच। तो गाइज आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में। यस, डीएनए के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत बेसिक सा स्टडी करेंगे जिसमें से हमारे पास क्वेश्चंस भी बनते हैं। मोर ओवर ये इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि सबसे बेसिक टॉपिक है, डीएनए के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि डीएनए होता क्या है और क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये क्या क्या इसके फीचर्स है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि डीएनए डीएनए से पहले मैं बात करती हूँ कि हम बॉडी होती है, कोई भी आप लगा लीजिए, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है, तो बॉडी किसकी बनी होती है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी किसकी बनी होती है? बॉडी बनी होती है सेल्स की। हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी बनी होती है सेल्स की। ठीक है, तो सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। अब सेल्स की बनी हुई है बॉडी और सेल्स के अंदर क्या होता है? वैसे तो सेल्स के अंदर बहुत कुछ होता है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम सब कुछ होता है, बट हम जिस पे फोकस्ड है हम उसको लेकर चलते हैं। तो सेल्स के पास क्या होता है? हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब न्यूक्लियस तो होता है, पर अब यहाँ पे मैं कौन से सेल्स की बात कर रही हूँ? मैं बेसिकली बात कर रही हूँ यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ बच्चे मैं। तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है हमारा, यूकैरियोटिक जो सेल होता है हमारा, उस सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो हमारी बॉडी है, बॉडी बनी होती है सेल्स की। सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स जिनके पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है। और अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है। कि कोई भी अगर किसी भी चीज, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स basically eukaryotic cell, and that eukaryotic cell is going to have nucleus, and in that nucleus we are going to have our DNA, right? अब बात आ गई बॉडी सेल्स की बनी होती है तो ऑब्वियसली सारे सेल सेम होंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी भी होती है कि मतलब बॉडी है सेल्स की बनी हुई है तो ऑल सेल्स आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो अगर सेल सेम है तो सेल्स के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, अब जैसे एक सेल है हमारा, जैसे ये सेल है हमारा, ठीक है, ये तो है हमारा पेनक्रियाटिक सेल। पेनक्रियाटिक सेल, और जो ये सेल है हमारा, ये लगा लो आप, ये है स्किन का सेल। बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लेके चल रहे हैं, कोई अब इसको ऐसे नहीं कहना कि ये सेल नहीं है या ऐसा कुछ। ये हमारा नॉर्मल सेल है, ये हमने पेनक्रियाटिक सेल कह दिया, इस सेल को मैंने बोल दिया स्किन का सेल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इस सेल के पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, ऑब्वियसली इस सेल के पास न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब कुछ होगा इस सेल के पास। सिमिलरली अगर इस सेल के पास सब कुछ है तो इस सेल के पास भी सब कुछ होगा। इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, राइट? इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होगा, सॉरी, हाँ मतलब आप लगा लीजिए सब कुछ प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, हमारे पास राइबोसोम्स होंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, राइट? तो अब उस केस में क्या आ रहा है रजे? उस केस में ये चीज हमारे पास आ रही है, वो ये है कि अगर ये सेल है पेनक्रियाटिक सेल और ये स्किन सेल है, अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, अगर जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो चीज सेम है तो पर ये फंक्शन क्यों डिफरेंट डिफरेंट करते हैं? जो पेनक्रियाटिक सेल है, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? जो पेनक्रियाटिक सेल है वो तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, बट जो स्किन सेल है वो हमारी जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, राइट? जो स्किन सेल है वो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, पर जो पेनक्रियाटिक सेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस क्यों है? जबकि सेल तो है, सेल से ही बॉडी बन रही है और ऑल सेल्स आर सिमिलर। हम यही बोल रहे हैं कि सेल से बॉडी बन रही है, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। तो अगर सेल सेम है तो पेनक्रियाटिक सेल इंसुलिन क्यों बना रहा है और स्किन सेल इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा है? क्यों एक सेल एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट? इसके पीछे हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो बेसिकली हम एक फ्लो चार्ट बनाकर देखते हैं कि चलता कैसे है ये पूरा सिस्टम। तो चलता इस वे से है, जो तो डीएनए एक्टिव होता है। अब डीएनए एक्टिव होता है, जोन सा डीएनए एक्टिव होता है वो बनाता है हमारा आरएनए। तो डीएनए एक्टिव होगा वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से हमारे क्या बन जाएंगे? आरएनए से हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है, हम सबको ऑलरेडी ये चीज पता होती है। जो डीएनए एक्टिव होगा
वो आरएनए बनाएगा, स्पेसिफिक बनाएगा। तो आरएनए जो स्पेसिफिक बनाएगा वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा तो यहाँ से उसका फंक्शन अलग हो जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। ये चीज तो हम सबको पता ही है कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस बेसिस पे अब क्या हो रहा है हमारे पास, अब क्या हो रहा है, अब जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा डीएनए है, तो अब जैसे पूरा का पूरा डीएनए है, हो सकता है, मतलब ये चीज होती है, हो सकती नहीं है, ये चीज होती है, जो जैसे पेनक्रियाटिक सेल है, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, पेनक्रियाटिक सेल है, पेनक्रियाटिक सेल है, ये सेल है और ये स्किन सेल है, स्किन सेल है। अब इस चीज में क्या हो रहा है, जो पेनक्रियाटिक सेल है इसके अंदर डीएनए, या फिर हम कह सकते हैं जो जीन, जीन which is responsible, which is responsible, gene which is responsible for insulin production, insulin production, gene which is responsible for insulin production, वो एक्टिव है यहाँ पे, इस केस में एक्टिव है, ठीक है। तो अब इस सेल में क्या है, इस सेल में जो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल, पूरे डीएनए तो सारा का सारा प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक सेल में भी सारा का सारा प्रेजेंट है, स्किन सेल में भी वो सारा का सारा प्रेजेंट है, राइट। तो पर जो पेनक्रियाटिक सेल में उस डीएनए में एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, वो जीन एक्टिव है। जब वो जीन एक्टिव है, इसी रीजन के कारण वो एक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली ऑब्वियसली हमारे पास सेम डीएनए इस स्किन सेल में भी प्रेजेंट है, राइट। तो स्किन सेल में भी प्रेजेंट है सेम डीएनए, पर स्किन सेल में जो जीन है, जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन is non-active, is non-active. Gene for insulin production is not active in the case of skin cells. तो similarly यहाँ पर जो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता कि डीएनए, तो ऑब्वियसली हर सेल में डीएनए हमारा सेम रहेगा, अगर हर सेल में डीएनए सेम होता तो जो पेनक्रियाटिक सेल प्रोड्यूस कर रहा है सिमिलर वे में वो स्किन सेल भी प्रोड्यूस करता, नर्व सेल भी वो प्रोड्यूस करता, सारे सेल्स वही सेम चीज प्रोड्यूस करते, पर हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं। जैसे कि पेनक्रियाटिक सेल होता है, या फिर जो सेल जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या मैकेनिज्म चलता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन एक्टिव होती है, तो वो स्पेसिफिक आरएनए बनाएगी, प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे, तो सिमिलर वे में वहां पे इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, बट दैट इंसुलिन इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ स्किन, इन द केस ऑफ स्किन सेल वो सेल्स नहीं इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम लोग एक बहुत मेजर कंक्लूजन पे जाते हैं, दैट कंक्लूजन इज कि डीएनए is the basic, DNA is the basic information carrier of the cell. DNA is the basic information carrier of the cell. ये हमने अपनी अभी स्पेसिफाई कर लिया है कि डीएनए ही स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर किसी सेल में कोई स्पेसिफिक जीन एक्टिव है तो वो वही एक्सप्रेशन देगा, सिमिलरली अगर वही सेम जीन दूसरे सेल में अगर एक्टिवेट नहीं है तो वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूजन आता है वो यही आता है कि DNA is the basic information carrier of the cell. The DNA carries all the information which is very necessary for a cell. It carries that information. Okay, coming forward. अब आगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बेसिक सा देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत वास्ट होता है स्ट्रक्चर, बट हम लोग आज बेसिक देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पढ़ तो लिया कि इंफॉर्मेशन कैरियर है, किस वे में एक्सप्रेस हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए इज डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए की हमारे पास फुल फॉर्म होगी कि डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो अब इसकी थोड़ी सी और इसके बारे में, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए क्या होता है? पॉलीमर in which monomer is nucleotide। न्यूक्लियोटाइड, पहली बात तो पॉलीमर क्या होता है? जो बहुत सारे मोनोमर यूनिट से मिलके जो एक हम कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। सो डीएनए इज अ पॉलीमर इन विच मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर एक पॉलीमर बनता है, एंड दैट डीएनए इज अ पॉलीमर। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो डीएनए इज ऑल्सो known as DNA also known as polynucleotide। DNA is deoxyribonucleic acid. Moreover, polymer in which monomer is nucleotide. Also, that DNA is known to be as polynucleotide. That DNA इसके हम इसके पिक्चर में कह सकते हैं DNA is also known to be as polynucleotide होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ कर हमारा डीएनए बनता है। ये चीज तो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो स्ट्रक्चर से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना किस किस चीजों से बना हुआ है। तो हमने बोल दिया कि न्यूक्लियोटाइड उसकी मोनोमर यूनिट है, न्यूक्लियोटाइड से हमारा डीएनए बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली तीन चीजों से बनता है, 1 2 3, तीन चीजों से बनता है। अब उसको इन डिटेल करता है। सबसे पहले नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेसिस से हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। और भी अकेले नाइट्रोजीनस बेसिस से नहीं बनता है, उसके साथ साथ हमें पेंटोज शुगर, लीजिए शुगर मॉलिक्यूल भी चाहिए भाई डीएनए बनाने के लिए। नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए हम लोगों को हमारे न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। हमें नाइट्रोजीनस बेस चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, हमें पेंटोज शुगर चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, फिर हमें फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। इट मींस ये तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा डीएनए बनेगा। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन नेचर। सो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर हमारा डीएनए बनेगा। अब सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनस बेसिस होने चाहिए, पेंटोज शुगर होनी चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। अब इसको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नाइट्रोजीनस बेसिस, ओके, नाइट्रोजीनस बेस। अब नाइट्रोजीनस बेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमें पता चल गया नाइट्रोजीनस बेस इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो एक चीज हो गई है। दूसरी चीज, अब नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं या तो वो टू रिंग्ड स्ट्रक्चर होंगे, या तो वो टू रिंग्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, या फिर वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, या तो वो टू रिंग स्ट्रक्चर होंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे, या फिर वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो जो डबल रिंग स्ट्रक्चर या टू रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं प्यूरीन्स, दैट आर नोन टू बी एज प्यूरीन्स। और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर नोन टू बी एज पायरिमिडीन्स। राइट, तो या तो जो हमारा नाइट्रोजीनस बेस है या तो वो हमारा प्यूरीन होगा या फिर वो हमारा पिरामिडीन होगा, या तो वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, टू रिंग स्ट्रक्चर होगा, या फिर वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। टू रिंग स्ट्रक्चर होगा तो हम उसको प्यूरीन्स कहेंगे, अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा तो हम उसको पिरामिडीन्स कहेंगे। अब प्यूरीन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्यूरीन्स होते हैं
एडिनिन होते हैं, प्यूरीन्स एडिनिन होते हैं, और प्यूरीन्स क्या होते हैं, ग्वानिन होते हैं। प्यूरीन्स या तो एडिनिन होते हैं या फिर ग्वानिन होते हैं। आगे पिरामिडीन्स पे आ जाओ। पिरामिडीन्स या तो थायमीन होते हैं या फिर साइटोसिन होते हैं। ठीक है, हमने आगे देखना है ना नाइट्रोजीनस बेसिस। हमने अब एक बार इसको रिव्यू करते हैं। नाइट्रोजीनस बेस दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मतलब जैसे हम कह देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है जो हमारे नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। ठीक है, अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो वो टू रिंग स्ट्रक्चर होगा या फिर वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर वो टू रिंग स्ट्रक्चर है तो हम उसको प्यूरीन्स बोलते हैं, अगर वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो हम उसको पिरामिडीन्स बोलते हैं। प्यूरीन्स के आगे दो टाइप है, टू टाइप ऑफ प्यूरीन्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, एडेनिन एंड गुआनिन। दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड नोन टू बी एज प्यूरीन्स। ठीक है, पिरामिडीन्स में आगे दो होते हैं, थायमीन एंड साइटोसिन। Thiamine and cytosine are both the nitrogenous bases which are commonly known to be as pyrimidine. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया नाइट्रोजीनस बेसिस के बारे में बेसिक बेसिक, राइट। अब उसके बाद आ गया कि नाइट्रोजीनस बेसिस के अलावा हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी पेंटोज शुगर। हमें चाहिए थी पेंटोज शुगर, राइट। हमें नाइट्रोजीनस बेसिस के अलावा चाहिए थी पेंटोज शुगर चाहिए थी। पेंटोज शुगर, अभी पेंटोज शुगर क्या होती है, हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, राइट। हमें मतलब पता है शुगर है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, राइट। पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर एज द नेम सजेस्ट कि 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट इज पेंटोज शुगर। मतलब अगर मैंने पेंटोज शुगर की बात करनी है, 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट इज द पेंटोज शुगर। ठीक है, तो पेंटोज शुगर होता है, मैं इसको आपको इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ। ऐसा सा ये कुछ दिखता होता है, बाकी हम मेजरली नहीं कर रहे हैं, वो जब हम इसका फुल डिटेल में स्ट्रक्चर करेंगे तब, अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। ओके, वी आर कवरिंग जस्ट द बेसिक टाइप। ओके, तो अब ऐसा सा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का। ठीक है, कि 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब उसके केस में अब ये भी देख लीजिए कि डीएनए के केस में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है और आरएनए के केस में कौन सी प्रेजेंट होती है। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है और आरएनए के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो ये बहुत बेसिक्स है कि पेंटोज शुगर मीन 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। ओके, 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होना चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में। किसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए, नाइट्रोजीनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अभी हमने पढ़ लिया नाइट्रोजीनस बेसिस एंड नेक्स्ट हम लोग ये सेकंड पढ़ रहे हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हमने बता दिया 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होती है। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, आरएनए के केस में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और बेसिक्स अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर हम कोई स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलेगा। अब बात आती है, अगर हम लोगों ने नाइट्रोजीनस बेसिस, यहाँ पे देखते हैं हमारा नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके जो बनाएंगे उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मतलब नाइट्रोजीनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर इज नोन टू बी एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना, अभी न्यूक्लियोसाइड बना है। मतलब अगर पहले हम नाइट्रोजीनस बेस और पेंटोज शुगर को मिला देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब अगर हम न्यूक्लियोसाइड में हमारा फॉस्फोरिक एसिड डाल दें, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया हमने, लो फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया न्यूक्लियोसाइड में, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, तो जो अब हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। हमारा तो मेन जो एम था वो न्यूक्लियोटाइड बनाने का था ना, बिकॉज डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, राइट। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने नाइट्रोजीनस बेस पढ़ा और पेंटोज शुगर पढ़ा, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फोरिक एसिड डालेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड क्यों डालेंगे, बिकॉज जो हमने थर्ड चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, फॉस्फेट ग्रुप। हमने पढ़ा था
फॉस्फेट ग्रुप। दैट फॉस्फेट ग्रुप, जो ये फॉस्फेट ग्रुप था, ये कहाँ से, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से हमें फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल। तो बस ये न्यूक्लियोटाइड हमारा बन गया। अब हम जरा थोड़ा सा इसको आगे पढ़ के देखते हैं कि कैसे कैसे। अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने पढ़ा था जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, हमने कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेस कर लिए हैं। हमने पढ़ा है एडिनिन होता है, ये हमने देख लिया, अभी हमने देखा एडिनिन होता है। फिर हमने बोल दिया है जी गुआनिन होता है, एडिनिन होता है, गुआनिन होता है। फिर हम बोल रहे हैं साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है। फिर हमने बोला है थायमीन होता है, थायमीन होता है। ये तो हमने डीएनए के केस में बोला ना। आर एक चीज जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे मार्क कर लेते हैं, एक्सेप्शन इन द केस ऑफ आरएनए। आरएनए के केस में क्या होता है बच्चे, आरएनए के केस में एडेनिन सेम रहता है, ग्वानिन सेम रहता है, साइटोसिन सेम रहता है। बट थायामीन की जगह, थायमीन की जगह, थायमीन की जगह क्या आता है हमारा, यूरासिल। यूरासिल कम्स अंडर इन द केस ऑफ आरएनए। किसकी प्लेस पे आता है यूरासिल, इन द प्लेस ऑफ थायमीन। थायमीन की प्लेस पे यूरासिल आ जाता है इन द केस ऑफ आरएनए, राइट। तो अब आरएनए के केस में यूरासिल आ गया थायमीन की जगह, मतलब थायमीन नहीं होगा, यूरासिल होगा। अब हमने क्या करा था, नाइट्रोजीनस बेस में जब हम क्या ऐड करते हैं, हमने पढ़ा था नाइट्रोजीनस बेस में जब हम शुगर ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अब जरा न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जब अब यहाँ ये नाइट्रोजीनस बेस था, इसमें हमने जब शुगर मिला दी, तो अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेंगे ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बन गए। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेंगे, एडेनिन का क्या बनेगा, एडेनिन का जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो एडिनोसिन बनेगा। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है किसका, एडेनिन का। मतलब एडेनिन जो नाइट्रोजीनस बेस था, जब हमने इसमें शुगर मॉलिक्यूल डाला तो ये एडिनोसिन बन गया। गुआनिन के केस में क्या बनेगा, गुआनिन के केस में गुआनोसिन बन गया। साइटोसिन के केस में क्या बनेगा, साइटोसिन के केस में साइटिडीन बन गया। थायमीन के केस में क्या बनेगा, थायमीन के केस में थायमिडीन बन गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर यही आरएनए का हो, यहाँ पे हम लोग इसकी थोड़ी आगे रख के कर देते हैं, क्योंकि ये चीज अलग होती है। आरएनए के केस में एक्सेप्शन ही लगा लो कि उसमें थायमीन, थायमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगी। तो अगर यूरासिल में शुगर मॉलिक्यूल डालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी न्यूक्लियोसाइड बनाएगी। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएगी, यूरिडीन। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, नाइट्रोजीनस बेसिस हमने देखे थे, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमीन होता है, और आरएनए के केस में यूरासिल होता है थायमीन की जगह। तो जब हमने इन नाइट्रोजीनस बेसिस में शुगर ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी, तो उन्होंने न्यूक्लियोसाइड बनाई। न्यूक्लियोसाइड क्या बने, एडेनिन का एडिनोसिन बन गया, गुआनिन का गुआनोसिन बन गया, साइटोसिन का साइटिडीन बन गया, थायमीन का थायमिडीन बन गया, यूरासिल का यूरिडीन बन गया, राइट। अब जब हमने इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया, फॉस्फोरिक एसिड हमने डाल दिया, फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर जब हम बोले इसको कि हमने फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा बन गया, अब ये भी हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली ये चीजें भी स्पेसिफिक होंगी। न्यूक्लियोसाइड अगर स्पेसिफिक है, नाइट्रोजीनस बेसिस अगर स्पेसिफिक है, तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से बन रहे हैं। तो जब हमने ये चीज देखी तो न्यूक्लियोटाइड कौन सा बन गया, एडिनोसिन का जो न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन या फिर एडिनिन का जो न्यूक्लियोटाइड बना है वो क्या बना, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, ग्वानिन का क्या बना, ग्वानिलिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली साइटिडीन का क्या बना है, साइटिडाइलिक एसिड, राइट। अब आ जाओ, थायमिडीन का क्या बना है, थायमिडाइलिक एसिड। यूरिडीन का क्या बना है, यूरिडाइलिक
एसिड। अब हमारे फाइनल न्यूक्लियोटाइड बन गए हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनेंगे कि हमारे नाइट्रोजनियस बेसिस अलग अलग है। तो एडेनिन से जब हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो एडिनोसिन बनेगा, जब हम इससे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो एडिनाइलिक एसिड बनेगा। ग्वानिन से जब हम न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे तो ग्वानोसिन बनेगा, और जब हम उसको न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो ग्वानालिक एसिड बनेगा। साइटोसिन से साइटिडीन बनेगा और साइटिडाइलिक एसिड बनेगा। थायमीन से थायमिडीन बनेगा और थायमिडाइलिक एसिड बनेगा। सिमिलर अभी आरएनए के केस में अगर थायमिन नहीं है, यूरासिल है, तो यूरासिल से यूराडीन बनेगा, यूरिडीन से हमारा यूरिडाइलिक एसिड बनेगा। ओके, वेरी सिंपल। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये चीज जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो चीज कर सकते हैं, इट इज अ व्हाट, डीएनए। डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए इट इज अ हेट्रोपॉलीमर। अभी हम बोल रहे थे पॉलीमर है, मतलब मोनोमर यूनिट से जुड़कर बन रहा है, पर हेट्रो मीन्स डिफरेंट। hetero means different, hetero means different, right? Like mono means similar and hetero means different. तो heteropolymer है, heteropolymer means different type of monomer unit से जुड़कर different type of monomer unit से एक polymer बन रहा है। So different type of monomer units over here are अलग अलग टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड मेनी टाइम कि ये किस टाइप का पॉलीमर है। सो इट इज अ हेट्रोपॉलीमर। अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें से कैसे कैसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। अब हमें ये भी पूछ सकते हैं, अगर हम ये देखें कि which organelle is DNA usually found in, और हमें जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस हमें ऐसे बन सकते हैं, जैसे एक हमने कह दिया कि सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, राइट। सेकंड हमने बोल दिया वैक्यूल्स देख लिया। थर्ड हमने क्या देखा, क्लोरोप्लास्ट देख लिया। फोर्थ हमने जो देखा वो न्यूक्लियस देख लिया। अब इस केस में क्या बन रहा है, हमारा आंसर क्या बन रहा है, आंसर हमारा न्यूक्लियस बन रहा है। हमने सबसे पहले यही चीज देखी थी कि क्या किस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसलिए हमने बोला भी था ये चीज, हमने ये चीज बोली भी थी कि न्यूक्लियस इज सेल्स ब्रेन। ठीक है, इसकी एक हमने स्पेशलिटी देखी थी। तो इसको कैसे भी आप मॉडिफाई करके अपने चेंजेस ला सकते हो कि न्यूक्लियस इज सेल्स ब्रेन, सेल के ब्रेन की तरह एक्ट करता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज सेल्स ब्रेन। तो अब कौन सी ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है डीएनए, मैंने आपको पहले बताया था सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, वैक्यूल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, गोल्जी बॉडीज होती हैं हमारे, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा डीएनए वो प्रेजेंट होता है। एंड मोर ओवर न्यूक्लियस कैरीज डीएनए, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन टू बी एज सेल्स ब्रेन, राइट। अब और भी हमें पूछ सकते हैं, जैसे अभी हमने प्यूरीन्स एंड पिरामिडीन्स की, हम ये भी कह सकते हैं कि एडेनिन बॉन्ड्स विद, वेरी सिंपल, वी कैन इजीली आंसर दिस। एडेनिन बॉन्ड्स विद, आगे हमसे पूछ लिया कि किसके साथ बॉन्ड करती है भाई एडेनिन, बताइए। और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे दिया, ऑप्शन में हमें दे दिया ग्वानिन, क्या ग्वानिन के साथ तो बाइंड करती है हमारी एडेनिन। सेकेंड हमें जो ऑप्शन दे दिया वो दे दिया साइटोसिन, साइटोसिन के साथ करती है। ठीक है, थर्ड हमें ऑप्शन दे दिया थायमिन, थायमिन के साथ करती है। जो हमें फोर्थ ऑप्शन दिया है वो क्या दिया हमें, उन्होंने बोल दिया एडेनिन, एडेनिन के साथ ही बाइंड करती है। तो ये चीज भी हमें बहुत इजीली पता होती है कि एडेनिन किसके साथ बाइंड करती है, एडेनिन हमारे थायमिन के साथ कर सकती है। इसी वे में अगर आप एडेनिन की जगह अगर हम लोग यहाँ पे ग्वानिन कर दें, ऐसे भी बन सकता है कि ग्वानिन किसके साथ करती है, सेम सिमिलर, कि ग्वानिन बॉन्ड्स विद, आगे उन्होंने हमें ऑप्शंस दे दिए, सेम ऑप्शंस कि ग्वानिन के साथ ही करती है। आपने देखना है ग्वानिन क्या ग्वानिन के साथ करती है। नेक्स्ट हमें उन्होंने बोल दिया कि थायमिन के साथ करती है। फिर उन्होंने हमें बोल दिया कि साइटोसिन के साथ करती है। सेम ऑप्शन सिमिलर रहेंगे, हमने हल्का सा क्वेश्चन चेंज किया, ऑप्शन सिमिलर रहे तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। एडेनिन के साथ करती है। अब हमें बताना है ग्वानिन किसके साथ करती है,
ग्वानिन हमारी साइटोसिन के साथ करती है, तो सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके ओके। और ये भी अब यहाँ से तो हमने ऑप्शन चेंज करके सिमिलर वे में हम ये बोल सकते हैं कि साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड करती है, तो हम उस पे आंसर दे देंगे ग्वानिन का। यहाँ पे अगर बोल दें कि थायमिन किसके साथ बॉन्ड करती है, तो हम एडेनिन का आंसर दे देंगे। तो इस वे में हम लोग इसको चेंजेस, एक चीज से हम बहुत सारे क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और एक ये भी हमें पूछा जा सकता है, जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड में, आज हमने बिल्कुल बेसिक देखा है, तो उसमें क्या देखा है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आर made up of sugar phosphate group एंड, अब आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड, अब आगे हमें ऑप्शंस बहुत टाइप के दे सकते हैं कि और न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ही, या फिर कुछ भी, कोई भी ऑप्शन में ये भी हो सकता है नाइट्रोजिनस बेसिस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हम देख रहे हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन करेक्ट, जो हमारा आंसर करेक्ट होगा, तो नाइट्रोजिनस बेसिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड that genetic information is transferred from nucleus to cytoplasm. Genetic information is transferred from nucleus to cytoplasm through, अब हमें आगे जो ऑप्शंस है वो कैसे कैसे चेंज होके आ सकते हैं। हमें उन्होंने बोल दिया एंटीकोडोन, नहीं ये तो नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट हमें उन्होंने बोल दिया डीएनए, हम कंफ्यूज हो गए हैं। फिर उन्होंने बोल दिया आरएनए, फिर उन्होंने लास्ट ऑप्शन लेट्स सपोज लाइसोसोम से दिया। इस केस में आंसर क्या लग रहा है, इस केस में जो आंसर होगा वो आरएनए होगा। आरएनए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, द क्वेश्चन इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म थ्रू, किस केस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती है, थ्रू आरएनए। सो हियर आरएनए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं पोस्ट करके एक एमसीक्यू। सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है, विच इज www.suxmas.com। वहां पर जब आप जाएंगे, तो जब आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे, तो आपको ये वॉल विजिबल होगी, जिसमें आपके पास वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड एमसीक्यू का ऑप्शन होगा। जब आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, तो इस एंड पे आपको पोस्ट एमसीक्यू का एक ऑप्शन विजिबल होगा। जब आप पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी, जिस विंडो पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट करने की स्पेस दी गई होगी। जब आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टैग्स है। टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हेल्प्स द क्वेश्चन टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। जैसे कि हमने यहाँ पे टैग्स कैसे लगाए कि डीएनए रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है उसको एक रिकग्नाइजेशन मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन है जो वो बहुत स्पेसिफाई हो जाएगा। देन आगे हमारे पास अपने जो आंसर्स हैं, जो हमारे ऑप्शंस हैं, वो पुट करने की स्पेस है। जैसे कि ऑप्शन 1 आपने यहाँ पर टाइप कर दिया, ऑप्शन 2 यहाँ, ऑप्शन 3 यहाँ एंड ऑप्शन 4। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस की स्पेस होती है जिसमें हम अपने ऑप्शंस टाइप करते हैं। देन हमें सिलेक्ट करना होता है कि अमंग दैट ऑप्शंस जो हमने दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वहां पे हम क्लिक करेंगे कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Like in this case, option 1 is going to be the correct answer. तो हमने ऑप्शन 1 पे क्लिक किया। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है पोस्ट एमसीक्यू। मुझे यहाँ पे अपडेट एमसीक्यू इसीलिए शो कर रहा है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी पोस्ट मैंने किया हुआ है, ये मैंने एडिटेबल फॉर्म में ओपन किया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा पोस्ट एमसीक्यू। जैसे ही आप यहाँ पे पोस्ट एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस वे में ऊपर वहां पे आपको विजिबल होगा। आप इसको ओपन करके ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन था, ये हमने ऑप्शंस दिए थे एंड द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, तो इस वे में आपका जो आप क्वेश्चन है वो ऐसे विजिबल होगा, राइट। आप यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी अपने देख सकते हैं। देन अब इस क्वेश्चन को पोस्ट करने से हमें मिलेगा क्या।
जब यहाँ पे आप बियॉन्ड नोइंग में जाकर पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने पॉइंट्स विजिबल होंगे। जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन पोस्ट किया तो उसके हमें 10 पॉइंट्स मिले। इन अ सिमिलर मैनर कमेंट करने के, क्लैप्स करने के और अपने क्वेश्चन पोस्ट करने के हमें पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन्ड है कि हमें किस चीज से कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। तो हम इस वे में अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। अब पॉइंट्स इंक्रीज करने का हमें बेनिफिट क्या है? हमारा जो वीकली रिजल्ट क्राइटेरिया होता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आल्सो एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस। ओके, सो वो ऑल्टरनेट बेसिस पे, कभी वो पॉइंट्स के बेसिस पे रिजल्ट क्राइटेरिया कैलकुलेट होता है और कभी वो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो उनको विन करने का चांस मिलता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो वी कैन इंक्रीज आवर पॉइंट्स बाय posting a MCQ, by commenting, by clapping on the MCQ। इस वे में हम अपने पॉइंट्स इंक्रीज करके हम भी बहुत इजीली विन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस मेरे लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, रिवाइज द टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आप अपनी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टेड बनाने के लिए सुखसमाज ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ लर्निंग जो डोज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात ये है कि आपको यहाँ एक सेल्फ मेड एमसीक्यू, एक आंसर पोस्ट एंड कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है जो कि आपकी एवरी लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। Okay guys, we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukhsamaj. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. जैसे कि मैं बता दूं कि joining Sukhsamaj is completely free. और अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो और अपने पॉइंट्स का एडवांटेज लेना चाहते हो एंड विनर बनना चाहते हो, then subscribe Beyond Knowing. So begin your social media learning experience today एंड अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करने चाहते हो, then participate in Beyond Knowing using my referral code that is TAMA26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you.